पढ़ा था कोवैलेंस बॉन्ड। तो हमने कोवैलेंट बॉन्ड में इनके वर्गीकरण देखा था कि इन्हें किन के 3 बेस पे वर्गीकरण किया था और इनके प्रकार क्या थे, एग्जाम्पल्स में देखे, मतलब किस किस आधार पे हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। आज मान लीजिए हम कोवैलेंट की प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज उसमें देखेंगे क्या क्या आता है, और ये कुछ थियरीज आती हैं कोवैलेंट बॉन्ड में, तो हम वो थियरीज आज देखेंगे। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड में 3 मतलब थियरीज जो आती हैं वो आती है, पहली आती है लेविस थियरी, दूसरी आती है बीबीटी, तीसरी आती है वेसेपर थियरी, और चौथी हम लेते हैं एमओटी थियरी। ये सभी जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ऑर्बिटल्स कैसे कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, बॉन्ड की लेंथ क्या हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, वैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, और मॉलिक्यूलर जब वो ओवरलैप कर लेते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स के रूप में बनाते हैं ऑर्बिटल, उसकी संरचना क्या होती है। तो ये इन सभी मतलब इन्हीं सबों के बारे में पढ़ते पढ़ते इतनी सारी थियरीज आती गई। देखिए सबसे पहले लेविश आती है, तो लेविश स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि लेविश अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो अपना कुछ बताया, लेकिन बहुत सारी उनके में कमियां रह गई, तो जब मुझे देखिए क्या कमियां रह गई, फिर उस कुछ कमियों को बीबीटी ने सुधारा, तो अब बीबीटी में भी सुधारा लेकिन उसमें भी कमियां रह गई, तो हम वेसेपर थ्योरी पढ़ते हैं, वेसेपर थ्योरी के बाद भी कुछ कमियां रह गई तो हम एमओटी थ्योरी पढ़ते हैं। इसके बाद हम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो उसमें आती है क्रिस्टल फील्ड थियरी, हम एमओटी के बाद क्रिस्टल फील्ड भी पढ़ते हैं, लेकिन हम अभी रासायनिक आबंध पढ़ रहे हैं तो इसमें हम इतनी ही थियरीज पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें जो बीबीटी का मतलब होता है बैलेंस बॉन्ड थियरी, और वेसेपर का मतलब होता है वैलेंस, इसका मतलब सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, और एमओटी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये होता है उनका पूरा नाम। लेविश का तो पता है, ये लेविश संरचना, लेविश साइंटिस्ट ने लेविश थ्योरी दी और वो लेविश संरचना बनाया, कुछ कमियां रह गई तो वो हम देखेंगे। देखिए इतनी तो थियरीज होती हैं, लेकिन कोवैलेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हम देखते हैं। जैसे देखिए पहला हम देखते हैं कि हम फॉर्मल आवेश निकालते हैं, जैसे हम बना लेते हैं यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें हम यौगिकों पे फॉर्मल आवेश निकालते हैं। तो देखिए फॉर्मल आवेश कैसे निकल, एक जो हम गुण देखेंगे पहला होता है फॉर्मल आवेश, और हम दूसरे अनुनाद, और फिर हम अष्टक नियम के कुछ सीमाएं, अष्टक नियम की सीमाएं। आज हम इतने टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद हम लेविस थियरी, बीबीटी और एस्पर और एमओटी को विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मल आवेश कैसे निकालते हैं। फॉर्मल आवेश, ये 3 टॉपिक हमने पढ़ना था। हम पहला आज देखेंगे कि फॉर्मल आवेश कैसे निकाला जाता है। फॉर्मल आवेश, देखिए इसको निकालने के लिए एक होता है सूत्र, उसमें हम लिखते हैं पहला परमाणु में संयोजकता, या हम बोल सकते हैं परमाणु की बाहरी कक्षा में होने की संख्या, परमाणु
हम करते हैं लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म, कि उस जो भी हम परमाणु लेंगे उस पे जो इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे उसको माइनस कर देंगे, और फिर हम माइनस हाफ जो बॉन्ड बनाया होगा आबंध इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये फार्मूला लगा के हम जो कोई भी दे देगा यौगिक कंपाउंड कुछ भी देगा और पूछेगा कि इस तत्व पे या इस परमाणु पे क्या फॉर्मल आवेश है, तो हम बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए हम O3, जब हम इसकी संरचना बनाते हैं तो ऐसे बना देते हैं कि ये O3 है, ये ऐसे O3 बनता है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि इसमें जो ऑक्सीजन होता है उसके बाहरी कक्षा में, अगर हम O3 नहीं, सबसे पहले हम लेवेस स्ट्रक्चर बना लें तो इसके भी बाहरी कक्षा में 2 होता है, 6 होता है, और इधर सभी इलेक्ट्रॉनों के पास जो सभी ऑक्सीजन होंगे उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सभी को ज़रूरत होगी 2 की। तो देखिए ये एक से तो साझेदारी करेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेगा, ये इससे लेके कर लेगा और ये इससे लेके कर लेगा। अब इसका तो पूरा हो गया, लेकिन अब ये O3 जो ओजोन परत होती है तो ये तो अकेला रह गया, तो इसे ये क्या करता है, एक लोन पेयर डोनेट कर देता है। अब ये एक लोन पेयर इसका ले लेता है और यहाँ से ये 8 अपना पूरा कर लेता है, और इसका 8 तो पूरा हो गया होता है, तो ये इससे लेता नहीं है। तो यहाँ से देखिए कोवैलेंट बॉन्ड भी बन सकता है। कोवैलेंट में हम देखे थे ना, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है लेकिन लिया नहीं जाता है, ऐसे तो इसमें साझेदारी होती है। तो यहाँ से देखिए जब हम इसकी और संरचना बनाते हैं तो जो ऑक्सीजन है, पहला वाला ऑक्सीजन, हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। तो इसके पास पूरे 6 लोन पेयर थे यहाँ पे, लेकिन एक लोन पेयर से तो ये एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बंद बना लिया, तो यहाँ से एक लोन पेयर हट गए। अब एक लोन पेयर जो था वो इसको इसने दे दिया, तो यहाँ पे 8 पूरे हो गए, और यहाँ पे भी अगर हम लोन पेयर्स देखते हैं तो इसके 2 लोन पेयर बच गए, और यहाँ हम देखेंगे तो इसके पूरे लोन पेयर बचे हैं, क्योंकि यहाँ से ये इसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया है और एक इसने दिया है, बंद तो बना नहीं, एक यहाँ से ये दे देता है लोन पेयर। तो अगर देखिए ये फर्स्ट नंबर का कार्बन हो गया, अरे ऑक्सीजन हो गया, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो जब हमसे पूछा जाए कि प्रथम ऑक्सीजन पे फार्मल आवेश निकालो, तो फार्मल आवेश निकालने के लिए हमें एक पे क्या करना पड़ेगा, 1 नंबर, और फिर देखेंगे कि इस पे जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो कितने हैं और उनकी संख्या कितनी। तो एक लोन पेयर है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2, तो यहाँ से इसका मान हो गया 2, और माइनस करना है हाफ, और आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक आबंध होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि एक इसका और एक इसका, तो एक आबंध का निर्माण होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन से होता है, तो 1 2 3, तो इसमें 3 बंध बने, तो यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ से हम काटेंगे तो ये 6 माइनस, यहाँ से ये 3 हो जाएगा और ये -3, और ये 6 माइनस 5, तो यहाँ से आ जाता है 1, और वो भी आता है +1, तो इस ऑक्सीजन पे +1 चार्ज होता है। फार्मल आवेश निकल गया कि जो पहला ऑक्सीजन है उस पे 1 प्लस चार्ज आया है। अब हम दूसरे पे निकालते हैं तो यही फार्मूला हम लगाएंगे, देखिए ये फार्मूला हमें याद करना होगा। अब दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी हम यही फार्मूला लगाएंगे। अब दूसरे ऑक्सीजन में सबसे पहले बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो सभी में सेम ही होगी, 6 होगी, तो हम 6 लिख लेंगे। फिर हमें माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, तो इस पर 2 लोन पेयर हैं, 1 2, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 हो जाएगी, तो हम यहाँ 4 कर देते हैं। अब फिर देखिए हाफ करेंगे और लिखेंगे आबंधित इलेक्ट्रॉनों की जो होगी, तो ये जो ऑक्सीजन है वो 2 से ही जुड़ा है, इन्हीं 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 2 बंध बना है तो एक बंध 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में भी 2, तो दोनों के मिला के कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, 4। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, बस 4 -4, यहाँ से हो जाएगा 2, और ये -4 और -2, तो यहाँ से आ जाता है माइनस, और ये कट के 0,
तो इस वाले ऑक्सीजन पे जो फार्मल चार्ज होता है वो 0 होता है। दूसरे नंबर के कार्बन पे जो ऑक्सीजन पे फार्मल आवेश शून्य होता है O3 मॉलिक्यूल में। अब हमारे पास बचा है 3। अब ये 3 के लिए भी हम यही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से हमें अगर 3 निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब यही रूल्स लगाएंगे। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 6 ही होती है। अब माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, कितने लोन पेयर हैं यहाँ पे, 1 2 3, तो 3 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। और ये हम हाफ करेंगे और यहाँ से ये बंद बनाया एक ही, और वहाँ से 2 लोन पेयर, यहाँ से 2 लोन पेयर आए हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो हो जाएगी 2। ये एक ही बंध का निर्माण कर रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2। अब यहाँ से देखिए 6 और ये कट के हो जाएगा 1, -1 और -1, तो ये हो जाएगा -7। और यहाँ जब अब हम घटाएंगे तो ये आता है -1। तो इस वाले ऑक्सीजन पे होता है -1 चार्ज। तो ऐसे हम फार्मल आवेश निकालते हैं किसी भी, जब हमें कोई यौगिक दे देगा और पूछ देगा कि इसमें फार्मल आवेश बताओ, तो हम यही सूत्र लगाएंगे और जो भी फार्मूला, जो भी तत्व या परमाणु दिया होगा उसको, और नंबर से पूछेगा कि बताओ किसमें कौन सा फार्मल आवेश आएगा। तो जैसे हमने O3, इसे हम ओजोन बोलते हैं, तो इसमें जो पहला है उस पर प्लस आता है और ये तीसरे पे माइनस आता है और ये जो दूसरा उस पर शून्य आता है। बस हमें देखना है कि देखिए पहले हमने जब देखा तो ये जो ऑक्सीजन है वो 3 बंध बना रहा है। अब ये भी तो एक बंध ही है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। तो यहाँ से 2 2 4 2 6 बंद हो जाते हैं और एक लोन पेयर हो जाता है, और एक लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब ये सेम है तीनों, तो तीनों में सेम ही होगी। तो ऐसे हम फार्मल आवेश निकालते हैं और ये होता है फार्मल आवेश निकालने का फार्मूला। इस प्रकार से हम फार्मल आवेश निकाल सकते हैं। ये देखिए एक टॉपिक पढ़ना था और हम दूसरा लिखे थे अष्टक नियम की सीमाएं। अब हम देखेंगे अष्टक नियम की सीमाएं। अष्टक नियम की सीमाएं। अष्टक नियम जब आया तो कहा गया कि प्रत्येक जो तत्व है हाइड्रोजन और हीलियम, मतलब उसको छोड़ के वो सभी अपने कक्षा में, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं और वो 8 कंप्लीट कर लेंगे तो हमें ये पता है कि वो स्टेबल हो जाएंगे और कोई रिएक्शन नहीं देंगे। ये तो बता के चले गए थे, अष्टक नियम में हमने पढ़ लिया। लेकिन जैसे जैसे हम तत्व बढ़ते गए, खोते गए, तो हमें कुछ नहीं, हमने पढ़ लिया फार्मल आवेश कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं अष्टक नियम की क्या सीमाएं होती हैं। अष्टक नियम कहता है कि जो परमाणु हैं 2 को छोड़ के हाइड्रोजन हीलियम को सभी अपना अष्टक 8 बार कक्षा में चाहते हैं कि 8 पूरा हो जाए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके वो स्टेबल बन जाते हैं कि वो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। ये अष्टक नियम थे। लेकिन हमें पढ़ना है अष्टक नियम की सीमाएं, कि जैसे हम आगे पढ़ते गए ना तो हमें ये नियम फॉलो हुआ नहीं दिख रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे यौगिक भी निर्माण बने थे जिनके दोनों कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों परमाणुओं में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं थे, तो वहाँ पे ये रूल्स क्या होता है, फेल हो जाता है। तो उसी में आती है सीमाएं। तो देखिए जैसे हम लिथियम ले लें, जितनी भी इलेक्ट्रॉन सीमाएं जो पहली होगी 4 से कम परमाणु क्रमांक वाले तत्व, जैसे हमने लिया कि लिथियम LiCl तो बनता है ना यौगिक, तो यहाँ भी इसके अष्टक पूरे होने चाहिए थे। लेकिन देखिए यहाँ पे इसके अष्टक पूरे नहीं होते हैं। जब हम देखेंगे लिथियम के बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में पूरे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्लोरीन तो पूरा कर लेता है अपना 8, लेकिन लिथियम अपना 8 पूरा नहीं करता है। तो यही हो जाता है इनके नियम की सीमाएं पहली हो गई। ये पहली सीमाएं हो गई कि ये नहीं, यहाँ पे इनका रूल टूट गया। वैसे ही हम जब लिखते हैं BeCl2 का भी देखिए, तो यहाँ भी हम बेरियम को लिखेंगे और यहाँ से क्लोरीन
क्लोरीन, इसके भी 7 होते हैं, एक यहाँ पे इसके भी 7, लेकिन बेरियम के बाहरी कक्षा में 2 ही होते हैं, तो ये तो लेके इसका पूरा कर लेगा, ये भी लेके इसका पूरा कर लेगा अपना 8। अब ये तो मान लीजिए इतना ही ना ले सकता है, तो 2 2 4, क्या इसके पूरे हुए? पूरे 8। 2 इसके थे और एक इससे लिया, एक इससे लिया, तभी तो 4 ही हो रहे हैं। तो यहाँ भी ये जो अष्टक नियम है वो फेल हो जाता है। अब देखिए और कहाँ ये फेल होता है। विषम इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जिनके बाहर कक्षा में विषम इलेक्ट्रॉन, जैसे हम एनो का निर्माण होता है, जैसे एनो में हम देखेंगे कि ये कैसे होगा। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 5, और ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। तो अब देखिए यहाँ पे जब ये बनता है एनो, तो यहाँ पे ये तो 2 ही इसका लेगा, 2 लेके कंप्लीट करेगा, ये 2 करेगा। तो यहाँ वैसे हम लिखते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड NO से जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ देखिए नाइट्रोजन का 8 पूरा नहीं है, ऑक्सीजन का तो पूरा है, 2 2 4 2 6 2 8, इसका अष्टक यहाँ फॉलो हो रहा है, लेकिन नाइट्रोजन के लिए अनफॉलो हो जाता है। वहाँ पे अष्टक नियम की सीमाएं का एक बन जाता है। देखिए 2 2 4 2 6 1 7, 7 ही हुए, इसको चाहिए कितना था? एक और चाहिए तभी 8 होगा, लेकिन NO बनता है। और यहाँ से इसके जो ये विषम इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए 5 है, तो ये विषम संख्या है, तो जितने भी विषम संख्या वाले और भी परमाणु आते हैं वहाँ पे अष्टक नियम फेल हो जाता है। ये तो इतना हो गया, ये यहाँ पे कम हो रहा है। अब देखिए हम प्रसारित कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन, तीसरी देखिए प्रसारित कक्षक वाले परमाणु। प्रसारित कक्षक वाले परमाणु, अब देखिए जब हम इनका देखते हैं कि क्या होता है इनके टेबल में, जैसे बनता है SF6 भी बन जाता है यहाँ से, या PF6, इनका निर्माण तो होता है ना, लेकिन अब हम देखें क्या यहाँ पे अष्टक पूरा हो रहा है, अभी तक तो अष्टक कम हो रहा था। अब यहाँ से देखिए जब हम सल्फर बनाते हैं तो सल्फर के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो होती ही है। ये सल्फर लेंगे और हमारे पास ये 6 है, F F F F F, ये जुड़ा है, तो इसके पास मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ से ऐसे 5 ही ले लीजिए, ऐसे 5। यहाँ से अगर हम देखें तो 3 2 5 फ्लोरीन्स हैं हमारे पास, और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6 सल्फर की। तो ये देखिए इनके पास होती है 7, इनके पास होती है 7, होती है इनके पास। तो ये तो देखिए अपना ये लेके पूरा कर लेंगे, यहाँ से ये साझेदारी इससे करेंगे, ये साझेदारी इससे कर लेंगे, ये साझेदारी इनसे कर लेंगे, ये साझेदारी इनसे कर लेंगे, और ये साझेदारी इनसे कर लेंगे। अब देखिए ये साझेदारी तो ये भी तो सबका एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेगा, यहाँ से सबका एक एक इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा। तो अब देखिए यहाँ पे सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 6 इसके और 5 इसके, तो ये कितने हो गए, ये 11 या 10, यहाँ से ऐसे 4 अगर हम ले लेते हैं, यहाँ से 10 या 11 हो जाते हैं। तो यहाँ भी जो अष्टक नियम है वो अनफॉलो हो जाता है। वैसे हम P का भी बनाएंगे तो 3 स्थितियाँ, या तो 4 से कम परमाणु वाले तत्व हैं वहाँ भी फॉलो नहीं होता है, या विषम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके बाहरी कक्षा में, तो वो भी नहीं फॉलो होता है, और प्रसारित कक्षक वाले परमाणु भी अपना नहीं। देखिए जब यस होता है ना, इसमें D ऑर्बिटल आ जाते हैं, हम बढ़ते हैं ना 3D, जब इसका सल्फर का करते हैं ये 16 होता है,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p, ये 10 हो गया। यहाँ से 10 और ये 4 कर देंगे तो 10 4 ये 6। देखिए पी के पास अभी ऑर्बिटल बच जाते हैं, तो यहाँ से हम इसीलिए जब हम पी के पास 4 ही लेते हैं, पी के कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, तो यहाँ से जब हम बढ़ते हैं ये, तो ये कुछ बचे हुए ऑर्बिटल्स होते हैं, उन्हीं में इनका वो यहाँ से 3d भी आ जाता है जब, तो अपना जो यहाँ से है प्रसारित कक्षक बना लेते हैं। तो इसीलिए जो सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, इनके बाद कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो वहाँ पे अष्टक नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि सभी बच्चों तक ये पहुँच सके और सबकी आवश्यकता पूर्ण हो सके।